कर रही हूँ आपकी। आज हम करेंगे संचयन का पाठ। हामिद खां। वैसे तो हम दोहराई कर करके दुखी हो चुके हैं और थोड़ा सा क्यों संचयन नहीं आनी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसमें बच्चे बेसिकली हमारे मेन हम दो ही कर रहे हैं, हामिद खां और दिए जल उठे। वैसे गिल्लू भी है पर हम यही दो कर रहे हैं, हामिद खां और दिए जल उठे। तो बेटे आज मैं शुरू कर रही हूँ आपका हामिद खां, ठीक है। अब हामिद खां लेसन के जो राइटर हैं, बड़ा अजीब सा नाम है उनका, बड़ा थोड़ा सा सुनने में लगता है कि एस के पोटेकाट, एस के पोटेकाट। हाँ, वैसे संचयन की आपकी पुस्तक का नाम कहीं पूछा नहीं जाता। हमें क्या करना है, देखना है बेटे। हामिद खां जो है ये तक्षशिला में है। हमारे पास दो स्थानों का वर्णन है हमारे पाठ में, एक है मालाबार का और एक है तक्षशिला, ठीक है। ये इंडिया में है, भारत में है और ये पाकिस्तान में है। लेखक मालाबार का है, हामिद खां तक्षशिला का है। ओके, लेखक मालाबार से तक्षशिला गया है केवल तक्षशिला के खंडर देखने, टूटी हुई इमारतें देखने गया है। वो वहां स्टेशन पे उतरा लेखक, तो उसे बड़ा अजीब सा लगा। उसे भूख लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी, गर्मी लग रही थी। तो वहां पे उसे मतलब दिल कर रहा था कुछ खाया पिया जाए। तो क्या देखता है, गंदा सा वातावरण है, छोटी छोटी गलियां हैं ना। तो वो घुसता गया, लेकिन उसे भूख बहुत जोर से लगी हुई थी। तो कहीं से उसे चपातियों की सौंधी सौंधी महक, मतलब आप अगर सिंपल लिखें चपातियों की खुशबू आ रही थी तो भी चलेगा, ठीक है। चपाती, ठीक है, चपाती की महक आ रही थी उसे, उसी दिशा में बढ़ गया। वहां जाके क्या देखता है कि ढाबा है, ढाबा में अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, और एक दड़ियल सा बुड्ढा बिस्तर बिछा हुआ है, उस पर बैठा हुक्का पी रहा है, ठीक है। तो उसकी उसी से बात हुई जो चपातियों के पास बैठा था, उसका नाम है हामिद, ठीक है। उसने पूछा क्या खाएंगे, कहाँ से आए हैं। जब उसने कहा मैं मालाबार से आया हूँ, तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि आप हिंदू होके मेरे ढाबे से खाना खा लेंगे। तो लेखक ने बताया कि हमारे भारत में तो बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग तो स्पेशल पुलाव खाना होता है। लेखक मालाबार से है और हामिद का तक्षशिला में, ठीक है। तो लेखक ने बताया कि हमारे यहाँ तो अगर खाना खाना हो तो हम मुसलमानी होटल में आराम से जाते हैं। पुलाव खाना हो, स्पेशल चाय पीनी हो तो मुसलमानी होटल में जाकर खा पी सकते हैं। तो हामिद खां को इस बात पे बड़ी हैरानी हुई और वह खुद वहां जाकर देखना चाहता है, हामिद खां, जहां लोग इतने अमन प्यार से रहते हैं। अब इस लेसन से हमें शिक्षा क्या मिलती है, ये लेसन क्यों लिखा गया, लेसन ये बताने के लिए। पहले तो जब लेखक वहां पहुंचा तो लेखक ने बड़े आराम से बात की और हामिद ने भी उसकी बात का बड़े आराम से जवाब दिया। ये नहीं कहा कि आप हिंदू हो के हमारे होटल में खाना खाने आ गए हो, तुम्हें खाना नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा आप बैठिए, मैं खाना परोसता हूँ। यानी प्यार से बात करके हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। अब देश हो या विदेश हो, हर व्यक्ति अमन चाहता है। तभी तो हामिद खान ने जब सुना कि मालाबार में लोग स्पेशल पुलाव खाने मुसलमानी होटल में जाते हैं, या लेखक ने और भी एग्जाम्पल दिया, कहता हमारे वहां मालाबार में, हमारे वहां तो जो पहली मस्जिद बनी थी ना, वो हिंदुओं ने बनाई थी। उन्होंने पत्थर और वो ईंटें वगैरह उठा के उसके निर्माण में मदद की थी। तो हामिद खान को तो ये दोनों बातें ही ना काल्पनिक सी लगी। कौन कौन सी दो बातें उसे काल्पनिक लगी? एक तो मालाबार में हिंदू और मुसलमानों में झगड़े ना के बराबर है। दूसरी बात उन्हें लगी कि वहां पे अगर स्पेशल कुछ खाना हो तो मुसलमानी होटल में जाकर खाया जाता है। तीसरी बात, मस्जिद के निर्माण में हिंदुओं का पूर्ण योगदान है। तीनों बातें उसे बड़ी लगी और वो चाहता है, हामिद खां, कि मैं जाऊं और
देखूं, आंखों से देखूं ऐसा अमन का क्षेत्र जहां इतनी शांति है, उसको मैं अपनी आंखों से देखूं। अब क्या है, लेखक ने खाना खा लिया, लेखक ने खाना खा लिया और हामिद खां को पैसे दे रहा है। तो हामिद खां क्या कह रहा है कि मैं पैसे नहीं लूंगा। लेखक ने बहुत कहा कि आप पैसे ले लो, लेकिन उसने कहा मैं पैसे नहीं लूंगा। उसने कहा आप इन्हीं पैसों से जाकर वहां मालाबार में किसी मुसलमानी होटल में पुलाव खाना। अब बताओ हामिद ने पैसे क्यों नहीं लिए? सोचो, एक तो उसने विनम्रता से बात की थी, है ना, एक जो उसने बातें बताई ना, वो बातें उसे बहुत अच्छी लगी और वो खुद वहां जाके देखना चाहता था, है ना। और उसे भाईचारे का संबंध लगा, उसे लगा कि अच्छा व्यक्ति है, इससे मतलब अच्छे लोग हैं, अच्छे हैं, अच्छी जगह से आया है, तो मैं इससे पैसे ना लूं। ठीक है। और ओवरऑल ये लेसन हमें क्या शिक्षा देता है? यही शिक्षा देता है कि हिंदू और मुसलमानों में झगड़े ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। दूसरी बात कि यहाँ पे हमारे मालाबार में या हिंदुस्तान में मुसलमानी होटल में स्पेशल खाना खाने जाया जाता है। ठीक है। और विनम्रता से हम किसी को भी, किसी का भी दिल जीत सकते हैं। ठीक है, प्यार से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। दिस इज होल अबाउट दिस लेसन, यही है सारा। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ जो क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, एक बार ध्यान से सुनो। हार्दिक बी इनसाइड, ओके। लेखक ने खाने के बाद पैसे दिए तो हामिद खां ने लेने से इनकार कर दिया। इससे हामिद खां की कौन सी विशेषता पता चलती है? दयालु है, ठीक है। नहीं जी, क्योंकि वह लेखक के प्यार और भाईचारे की बातों से भावुक और प्रभावित हो गया। ठीक है। उसके लिए ये गर्व की बात थी कि हिंदू ने एक मुसलमान के ढाबे में खाना खाया। हम विनम्र होकर किसी का भी दिल जीत सकते हैं। हाँ तो और क्या, छोटी सी कहानी है बेटा। हाँ नहीं, फिर पता क्या हुआ, हाँ अंत में लेखक आ गया, ये 2 साल पुरानी बात है। अब लेखक को कहां से हामिद की याद आ गई? जब उसने सुना कि तक्षशिला में आग जनी है, आग लग रही है दुकानों को, तो उसने यहाँ बैठकर, मालाबार में बैठकर दुआ की कि मेरे मित्र हामिद की दुकान सुरक्षित रहे। तब उसे हामिद की याद आई। दिस इज द लेसन। ठीक है। तो आगे पूछा गया है, इससे हमें हामिद की कौन सी विशेषता पता चलती है? हो गई विशेषता उसकी कि हमें पता चलता है कि वो सदाचारी व्यक्ति था, वो भाईचारे की भावना को मानता था, है ना, मानवता उसमें थी। तथा इस विशेषता से कौन से जीवन मूल्य प्रकट होते हैं? जीवन के मूल्य कौन कौन से प्रकट होते हैं? मैंने पहले आपको बताए 3 मूल्य। कौन कौन से? एक तो हर इंसान विनम्रता की भाषा को समझता है। ठीक है। दूसरा, हर व्यक्ति अमन और चैन चाहता है, कोई व्यक्ति दंगा नहीं चाहता। हामिद को भी जहां अमन चैन था वहां का वातावरण अच्छा लगा। ठीक है बच्चे। तो अपना देश हो या पूर्व कोई बेगाना देश हो, हर जगह हम लोग अमन चैन चाहते हैं, हम लोग वहां पे भी शांति चाहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद अगला है, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो हम लोग बेखट के मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। लेखक ने अपने इस कथन द्वारा क्या शिक्षा देनी चाहिए? कोई कि हिंदू मुसलमान झगड़े नहीं होने चाहिए, सभी एक समान है, सभी को मिलकर रहना चाहिए, मानवता की भावना माननी चाहिए। ओके। नेक्स्ट है, काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आंखों से देख सकता। हामिद का ये कथन उसकी किस भावना को उजागर करता है? अगेन से वही मानवतावादी 3 चीजें, है ना, कि हर कोई अमन चैन चाहता है, उसे अच्छा लगा कि एक हिंदू ने आकर उसके यहाँ मुसलमानी ढाबे में खाना खाया। ठीक है। और भाईचारे की प्यार से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। हामिद खान कौन था और उसका परिचय लेखक से किन परिस्थितियों में हुआ? इसका जवाब तो सक्षम देगा। हामिद खान कौन था? बैठ के हाँ, तक्षशिला में एक ढाबे का संचालन करता था। ठीक है। और उसका लेखक, हाँ हाँ, लेखक का परिचय हामिद से किन परिस्थितियों में हुआ? लेखक तक्षशिला देखने गया, वहां रुका तो उसे भूख लगी हुई थी, उसे प्यास लगी हुई थी, तो उसका परिचय
वहाँ हामिद से हुआ। ओके ओके ओके। मालाबार में हिंदू मुसलमानों में परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मालाबार में हिंदू और मुसलमानों के संबंध जो है वो लिखिए। मालाबार जहाँ लेखक रहता है, लेखक ने बताया वहां झगड़े ना के बराबर है, पहली बात। ठीक है, हाँ, स्पेशल पुलाव खाना हो, चाय पीनी हो तो लोग स्पेशल मुसलमानी ढाबे में जाते हैं। और हाँ, और एक मतलब पहली जो वहां पे मस्जिद बनी उसके बनाने में हिंदुओं का बराबर का योगदान है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम अनुच्छेद रचना का थोड़ा सा करते हैं। हाउ वी वुड राइट पैराग्राफ। हम बच्चे अनुच्छेद, अनुच्छेद मीन्स सिंगल पैराग्राफ, रिमेंबर दिस थिंग, एक ही पैराग्राफ। ओके, तो हम पंजाबी में इतने बड़े बड़े ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में इतने बड़े बड़े ऐसे लिखते हैं, हमें वैसे भी हम कुछ विचार करना शुरू करते हैं तो कितना बड़ा आ जाता है, लेकिन अनुच्छेद हमें सिर्फ एक ही पैराग्राफ लिखना है। 6 पंक्तियां, एक पंक्ति, सॉरी 6 नंबर का, एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा बिना काउंट किए आप देखोगे तो एस्टिमेटेड 10 वर्ड आते हैं, 8 से 10 शब्द आते हैं एक लाइन में। तो वहाँ लाइन सॉरी वर्ड लिमिट होती है, 100 से 120 शब्द में लिखो, 80 से 100 शब्दों में लिखो। 80 से 100 शब्दों मीन्स 8 से 10 लाइनें, वो तो बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि 8 से 10 लाइनों में अगर अनुच्छेद लिखना है तो आपकी भाषा जो है ना वो बहुत ही सुलझी हुई होनी चाहिए। लेकिन जब हम अपनी भाषा भी हमारी वैसी वैसी ही है तो हमें उसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और मैंने अटेम्पटेशन का आपको तरीका बताया था, हर एक पेज पे एक चीज़ करनी है। एक पेज पे अनुच्छेद, एक पेज पे पत्र, एक पेज पे संदेश, एक पेज पे नारा और एक पेज पे ही संवाद। ठीक है, हमें हर चीज़ अलग अलग पेज पे करनी है। हाँ, सारी चीज़ें आनी है आपको। ठीक है, तो हम अनुच्छेद कर रहे हैं। आज हम अनुच्छेद डिस्कस करते हैं कि नैतिक मूल्य बढ़ाने में शिक्षक का योगदान। नैतिक मूल्य बढ़ाने में एक शिक्षक का योगदान, यानी आप में मॉरल वैल्यूज बढ़े, टीचर कहाँ पे हेल्पफुल हो गया आपके लिए। तो हमें कोई भी अनुच्छेद लिखना है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, मैं नेवर वी आर राइटिंग अनुच्छेद, हमें पहले उस टर्म को क्लियर करना है। अनुच्छेद में वो जो टॉप लाइन शीर्षक आया ना उसका मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने अनुच्छेद दिया, नैतिक जीवन में, नैतिक जीवन में शिक्षकों का योगदान। आप पहले बताएंगे कि नैतिक मूल्य होते क्या हैं, नैतिक मूल्यों में शिक्षक का योगदान। अब पहले बताएंगे नैतिक मूल्य होते क्या हैं, तो कैन यू टेल मी नैतिक मूल्य क्या होते हैं। क्या मॉरल वैल्यूज लिख दोगे वहां पे, नैतिक मूल्य अर्थात मॉरल वैल्यूज, ऐसा लिखोगे? नहीं, नहीं, हम क्या लिखेंगे, नैतिक मूल्य मीन्स वो मूल्य जो हमें नीति पर चलना सिखाते हैं, नीति पर चलना। हाँ, जो मूल्य हमें अच्छा इंसान बनाते हैं उन्हें कहा जाता है नैतिक मूल्य। ठीक है, और शिक्षक क्या है, जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें शिक्षा देता है उसे शिक्षक कहा जाता है। कहा जाता है मनुष्य की पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है, जो माँ सिखाती है हमें वो आता है, उसके बाद हम शिक्षकों के हाथ में चले जाते हैं, और शिक्षक हमारे चरित्र निर्माण में बहुत सहायक होते हैं, हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग में, हमारे चरित्र के निर्माण में शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल दी जाए, आपको स्कूल में समय पर पहुंचना सिखाया जाता है ना, फोर्सफुली सिखाया जाता है, जबरदस्ती सिखाया जाता है, चुप बैठना सिखाया जाता है, जबरदस्ती सिखाया जाता है। कुछ नैतिक मूल्य जबरदस्ती भी सिखाए जा सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है नैतिक मूल्य हमेशा इनबिल्ड होते हैं, जो अंदर से निकलते हैं वही नैतिक मूल्य होते हैं। ठीक है, तो अध्यापक अपने पाठ के साथ साथ आपको जो अच्छा बनने की शिक्षा देता है ना, वो शिक्षा एक बिल्डिंग की नींव का काम करती है। ठीक है, आप कहते हैं ना इमारत उतनी ही पुख्ता होगी जितनी नींव अच्छी होगी। तो आपकी स्टार्टिंग एज में, आपकी शुरुआती एज में, आपके स्कूल डेज में जो चीजें सिखाई जाती हैं वो नींव का कार्य करती है। ठीक है, आपका शुद्ध आचरण, सदाचार, जो हमने धर्म की आड़ में 2 पढ़े, धर्म की आड़ लेसन पढ़ा ना,
सदाचार, सद मीन्स अच्छा, आचार मीन्स आचरण, शुद्ध आचरण, सदाचार, वन इज द सेम थिंग। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये अध्यापक ही आपको साथ साथ सिखाते हैं। ठीक है, पढ़ाई कराते कराते साथ साथ सिखाते हैं। और वैसे भी बच्चे पढ़ाई में हमारे बहुत से चैप्टर्स भी, हमारे पाठ भी ऐसे जोड़े जाते हैं जो हमें साथ साथ इन नैतिक मूल्यों की तरफ चलना सिखाते हैं। जैसे हमने ही कबीरदास पढ़ा या कोई निंदक नेड़े राखी आंगन को भी चबाए, है ना, वो सारा उसमें हो जाता है। ओके, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, अनुच्छेद के अंत में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है क्या करेंगे कि बच्चे, हार्दिक सुन ले, एक दिमाग दो तरफ काम नहीं करता होता, नहीं करता होता है दो तरफ काम। या हम इस तरह चीजों को उपद्रवी बन के तोड़ फोड़ सकते हैं, या फिर हम सृजन कर सकते हैं, हम अनुच्छेद का सृजन कर रहे हैं। ओके, तो लास्ट में मैंने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं बेटे, ये कल के भविष्य के निर्माता हैं। विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती है ना, वो जीवन भर पड़ी रहती है। ठीक है, इसलिए विद्यार्थी को अपना जीवन बचपन से ही सुचारू रूप से गुजारना चाहिए। ठीक है, और शिक्षक विद्यार्थी जीवन का निर्माता है, माना जाता है। ओके, ये हो गया। उसके बाद है सेकंड मैं लेती हूँ, जैसे भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध। भ्रूण हत्या, जब गर्भ में एक लड़की को मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या। मीनिंग बताएंगे ना पहले, भ्रूण हत्या क्या है? यानी गर्भ में ही भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या, हाँ भ्रूण हत्या मतलब गर्भ में ही एक लड़की को मार दिया जाए। गर्भ मीन्स प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किलिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, तो बच्चे, अबॉर्शन नहीं, फीटल फेटिसाइज। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चे कि लड़की को ही क्यों मारा जाता है? हमारे समाज में लड़की और लड़के में भेदभाव किया जाता है। अब यहाँ देखो, हमारा अनुच्छेद आधा तो पूर्ण हो जाता है जब संकेत बिंदु हम ध्यान से देखें। अब देखो यहाँ पे संकेत बिंदु है, भ्रूण हत्या का अर्थ बताओ, वो हमने बता दिया कि माँ के पेट में ही जब लड़की की हत्या कर दी जाती है। दूसरा, भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध। पता है बच्चे, कहा जाता है एक औरत पढ़ी लिखी हो तो पूरा गांव पढ़ा लिखा हो जाता है, क्योंकि औरत अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को पढ़ाती है, और एक आदमी पढ़ा हो तो सिर्फ एक आदमी पढ़ा हुआ होता है। ऐसे ही एक औरत की हत्या करना मीन्स एक गांव की हत्या करना। ठीक है, क्योंकि उसे आगे आगे जनरेशन्स को पैदा करना है, इसलिए औरत की हत्या सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात यहाँ कही गई कि भ्रूण हत्या होती क्यों है, ये भी यहाँ दिया हुआ है, संकेत बिंदु में दिया हुआ है। क्योंकि लड़का और लड़की में बहुत बड़ा भेदभाव है। नहीं, खाने पीने में तो कोई भेदभाव नहीं है, आपसे ज्यादा लड़कियां खाती हैं छीन के, फिर भेदभाव कहाँ है? अभी भी समाज में भेदभाव है, बाहर नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। आप घरों में देखते हो, हमने 8th में भी ये डिस्कस किया था, घरों में भी देखते हो, है ना, मतलब मम्मा बर्तन भी धो रही है, बाहर का काम भी कर रही है, पापा ने बर्तन को हाथ लगा दिया, घर में तूफान आ जाएगा, मुंडा पंडित उनका भी है। अभी भी है, अभी भी है, ये भेदभाव है। ये भेदभाव जो है ना, ये अब उसके बाद आ गया, ये अंतर क्यों है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। इसे दूर करने के लिए हर बच्चे को पढ़े लिखे होना होगा, उसे समझना होगा कि एक की जिम्मेवारी नहीं है, दोनों का पूर्ण योगदान है। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, स्त्री और पुरुष, और एक दोनों को मिलके चलना होगा। मैं ये किया, तूने ये किया, ये नहीं करना होगा। ओके, हाँ। अगला है साहित्य और समाज। अब ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है आपको, मुश्किल भी लगेगा, है ना। साहित्य और समाज, साहित्य मीन्स लिटरेचर और सोसाइटी। अब बताओ क्या इम्पैक्ट है लिटरेचर का सोसाइटी में? सोच के कुछ हिंट दो मुझे, मैं संकेत बिंदु बाद में पढ़ती हूँ, पहले मैं आपकी तरफ से। लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर क्या होता है? जो लेसन्स लिखे जाते हैं, जो समाज में लिख दिया जाता है। साहित्य और समाज, बेटे साहित्य ही तो समाज को सिखाता है कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। गांधी जी की बायोग्राफी आप पढ़ते हैं तो पता चलता है ना, शुद्ध आचरण, सदाचार और अहिंसा का धर्म उन्होंने फॉलो करने को कहा था।
यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कुछ भी हम पहुंचाना चाहते हैं वो साहित्य के थ्रू ही पहुंचता है, रिटन मटेरियल के थ्रू। आज अगर यजुर्वेद, ऋग्वेद, है ना, सामवेद, वो सारे वेद हैं तो हम पुरानी संस्कृति को फॉलो कर पाते हैं संस्कृति के थ्रू। तो यहाँ पे संकेत बिंदु दिए गए हैं, साहित्य का अर्थ, लिटरेचर का मीनिंग क्या है, ठीक है, फिर साहित्य और समाज का संबंध क्या है, फिर साहित्य तो समाज का दर्पण है, एंड लास्ट साहित्य का उद्देश्य, निष्कर्ष। अब मैं ये अनुच्छेद पढ़ रही हूँ आपके लिए, देखिए लिखा हुआ है, वास्तव में साहित्य वही है जिसमें सभी के लिए हित का भाव हो, अर्थात साहित्य सभी के कल्याण का सृजन करता है। साहित्य और समाज का गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य समाज के हर काल के अच्छे बुरे चित्रों को पुस्तकों के माध्यम से दिखाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये वेद हमें तभी याद हैं क्योंकि वो हमें आगे शिक्षा देते हैं, वेद हैं तो हम पुराना साहित्य पढ़ पाते हैं। ऐसे ही महाभारत है, रामायण है, और होली बुक्स हैं, है ना, कबीर जी की लिखे हुए हैं, रैदास जी के लिखे हुए हैं, तभी हम आगे फॉलो कर पाते हैं उन्हें, ठीक है, पुस्तकों के माध्यम से दिखाता है। इसीलिए तो साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। लेकिन कभी कभी साहित्य समाज का पथ प्रदर्शन करने के बजाय उसे पथ भ्रष्ट भी करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साहित्य का तो ये उद्देश्य है कि समाज को सही सही चित्रों को अपने दर्पण के माध्यम से चित्रित करे। साहित्य समाज को एक स्वस्थ दिशा देने का हर संभव प्रयास करे, तभी साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, ठीक है। ओके, सिमन फिर लीव कर गई थी, वैसे भी समय हो गया बेटे, आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग, ओके।